अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। मुंबई शहर में आपकी अदालत से इस इलेक्शन स्पेशल में मुंबई की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके इस शहर में आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे मुंबई की जनता ने बहुत प्यार किया। एक ऐसा इंसान जिसे आप प्यार कर सकते हैं, जिससे आप शायद नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज वेलकम मुंबई की जनता के चहेते राज ठाकरे। और मुंबई शहर में आपकी अदालत के स्पेशल शो के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है दिव्य भास्कर के एडिटोरियल हेड अभिलाष खांडेकर को। अभिलाष खांडेकर आज के जज। और इससे पहले कि आपकी अदालत के इलेक्शन स्पेशल में राज ठाकरे पर यह मुकदमा शुरू करें, आज के जज अभिलाष खांडेकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करें। और इससे पहले कि राज ठाकरे पर इल्जाम लगे, हम इनसे सवाल पूछे, जनता की तरफ से सफाई मांगे, एक नजर डालते हैं राज ठाकरे के पॉलिटिकल करियर पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अपने काका बाला साहेब ठाकरे की मिरर इमेज कहा जाता है। राज ठाकरे बाला साहेब की तरह कार्टून बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, जोशीले भाषण देते हैं। एक जमाने में राज ठाकरे को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई, पुणे और नासिक के म्युनिसिपल इलेक्शंस में अच्छी सफलता प्राप्त की। राज ठाकरे ने जिस अंदाज में आंदोलन खड़े किए, उसकी वजह से वो बाल ठाकरे की तरह हीरो बन गए। राज ठाकरे ने भी बाला साहेब की तरह खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। अब राज ठाकरे के सामने चुनौती है लोकसभा चुनाव की। आपकी अदालत में राज ठाकरे अपनी पैरवी खुद करेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राज ठाकरे पर। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर इल्जाम है कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। राज जी, आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सारे नेता आपसे डरते हैं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, इसलिए शायद वो डरते होंगे। आप किसी को कहीं भी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आपने कहा बिना पगड़ी के मनमोहन है। हाँ, क्योंकि वो बात नहीं करते। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो वो आप किसी को भी पूछ लेंगे तो पता चलेगा वो काम भी नहीं करते। मुझे तो मनमोहन सिंह जी के बारे में इतना मालूम नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो कुछ सेम है। कुछ वो भी बोलते नहीं, ये भी बोलते नहीं, वो भी कुछ काम करते नहीं, ये भी कुछ काम करते नहीं। तो मुझे लगा बिना पगड़ी के मनमोहन होंगे ये। अच्छा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में मैंने देखा कि आपने पोस्टर निकाल दिए और उस पर लिखा था अजीत दादा मूत्रालय। वो है पोस्टर मेरे पास।
वो मैंने नहीं निकाला था, हमारे पार्टी के लोगों ने निकाला होगा, बिल्कुल निकाला होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही इस तरह से किया था कि बहुत ही ऐसा क्या स्टेटमेंट कर दिया कि आपको अजीत दादा मूत्रालय बनाना पड़ा? उनका स्टेटमेंट बताऊं मैं? हाँ। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में पानी नहीं है तो मैं पानी कहाँ से लाऊंगा, अगर पानी चाहिए तो मैं उस कैनाल में जाके क्या मैं पेशाब करूं? ऐसे कोई मिनिस्टर बोलता नहीं ना। महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? और उस वक्त एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की भाषा अगर बोलता है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। चलिए, उनकी भाषा गलत है, लेकिन आपके समर्थक कहते हैं राज ठाकरे पालक और अजीत पवार बालक। नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये भी देखिए, ये भी आप ही के लोगों ने पोस्टर निकाला, ये आपकी तस्वीर पालक, ये उनकी तस्वीर बालक। नहीं होगा, किसी ने किया होगा, मुझे नहीं मालूम। अच्छा हुआ आपने बताया। ये तो ऐसी हल्की बातें हैं, लेकिन मैं आपको गंभीर बात बताता हूं। ये आपने कहा अगर अजीत पवार अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल कहा था। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरी एक 5 या 6 जगह पे मेरी रैली हुई थी और वहाँ पे तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो होंगे ही रैलीज में। और एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे उनके लोगों ने कुछ पथराव किया था हमारी गाड़ियों के ऊपर। सो मुझे लगता है उस वक्त मैंने ये स्टेटमेंट। इसका मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे। बिल्कुल। और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि चुन चुन के तोड़ो मंत्रियों की गाड़ियां। ये मुझे लगता है कि ये शरद पवार साहब की बेटी ने कहा था। बिल्कुल ठीक आपने, आप बिल्कुल याददाश्त अच्छी है। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मुझे आपने क्या कहा है, कि जरूर करेंगे। मैंने जितना भी आज तक जो भी कुछ कहा है मुझे याद है, और दूसरों ने भी कुछ कहा है वो भी मुझे याद है। आपको ये याद है कि आपने किसानों से कहा कि सुसाइड क्यों करते हो, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको मार दो। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने इतना ही कहा है कि मुफ्त की मौत क्यों ले रहे हो, ऐसे क्यों मर रहे हो? आप किसी के कारण आप आत्महत्या कर रहे हो, तो ऐसे ही मरना है तो किसी को मार के मरो। लेकिन क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूं उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? आपको ये याद है कि जब टोल के ऊपर आपने तोड़फोड़ की आपके लोगों ने जाकर, तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि टोल नीति बदलेंगे आचार संहिता हटने के बाद। याद है जी। इंडिया टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह कहा है कि टोल का कोई झोल नहीं है, मैंने राज को कोई आश्वासन नहीं दिया और कुछ नहीं करने वाला हूं मैं इसमें। कुछ नहीं करने वाले हैं वो तो मुझे मालूम था, अभी आचार संहिता के बाद हम ही करेंगे, वो बात अलग। लेकिन मुझे मालूम था कि वो झूठ बोलेंगे, इसलिए मैंने उस मीटिंग में जब मैं गया था तो साथ में मैंने कुछ पत्रकारों को मैं लेके गया था, कुछ संपादक थे, कुछ चैनल के लोग थे, कुछ न्यूज़पेपर के लोग थे, उनके सामने उन्होंने ये बात की है। सो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो उन्होंने मेरे सामने बात की, तो उनके सामने बात की। आप कभी उनको पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था या क्या बात की थी, आप उनको भी पूछ सकते हैं। मैंने उनको कहा था कि 22 ऐसे टोल है महाराष्ट्र में कि जहां पे जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ 3 करोड़, रोड की 5 करोड़, अभी उसको पूरा मिला के अगर होता है कुछ 100 करोड़ मैक्स। हर जगह पे अगर आप 2 करोड़ का काम है, वहां पे अगर आप टोल लगाएंगे, बराबर, तो वो टोल उनको दिया है कुछ 23 साल के लिए, 22 साल के लिए। अभी वहां पे अगर 22 साल के लिए टोल देंगे तो 2 करोड़ तो क्या एक 1.5 साल में कवर हो जाएंगे। तो 22 साल 23 साल 25 साल वो टोल देने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे पता चल गया,
मैं ये कैंसिल कर दूंगा टोल, और आचार संहिता के पहले कर दूंगा। लेकिन टोल रुकवाना चाहिए, गलत हो सकता है जिस तरीके से आप रुकवा रहे हैं तोड़ फोड़ के। राज ठाकरे गाड़ियों में बैठ के काफिला जाता है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती तो मेरे पास दूसरी भाषा है ही कहाँ। मैंने आज तक कभी शुरुआत में टेढ़ी बात नहीं की है, की होगी तो बाद में, लेकिन पहले मैं देता हूं, वो निवेदन देता हूं, उनको समझाता हूं, उनको बताता हूं, उसके बाद। उनका कहना है कि चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए ये बात तो मैं लास्ट 1.5 साल से 2 साल से चल रही है। उस वक्त तो इलेक्शन नहीं थे, और अपने देश में दूसरा कोई धंधा है ही नहीं इलेक्शन के सिवा। ये खत्म हुई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई, तो आप किसके बीच में करेंगे? कभी भी करो तो आप बोलेंगे इलेक्शन के लिए कर रहे। लेकिन इससे आपको फायदा होगा इलेक्शन में? बात फायदे नफे यानी कि नुकसान की है ही नहीं। आप गलत तरीके से अगर टोल लगा रहे हो, देखिए मैं टोल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टोल जिस तरह से वसूल किया जाता है मैं उसके खिलाफ हूं। एक बात समझ में आनी चाहिए, महाराष्ट्र के सारे रोड्स खराब है, जहां पे टोल लगे हुए हैं वहां पे भी रोड्स खराब है। उसके बावजूद आप एक तो कुछ 10 या 11 किस्म के टैक्स महाराष्ट्र में है जो रोड के लिए लिए जाते हैं, और उसके बावजूद आप टोल वसूल कर रहे हो। तो मैं एक नागरिक हूं, मुझे समझने का अधिकार है कि ये पैसा जा कहां रहा है, और अगर इतना पैसा आ रहा है तो मुझे अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, मुझे अच्छे रोड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। मुंबई शहर की वर्टिकल ग्रोथ है, इसमें आप हम लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं कि लोगों को रोजी रोटी भी मिल जाए और जगह भी क्रंच नहीं हो शहर के रास्ते और फुटपाथ? मैं बाहर रह के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर हम एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं ना, अगर आप आगे बढ़ोगे कुछ करने के लिए। नहीं, मैं उसके लिए सरकार चाहिए हाथ में, उसके लिए बाहर से कुछ नहीं होता। बाहर से मैं करना चाहता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि मैं तोड़ फोड़ करता हूं। आपको कैसे सरकार हाथ में दे दे? आप तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। क्या आप कहां चुनाव लड़ते हैं? बात चुनाव लड़ने की नहीं है, अगर सत्ता हाथ में आती है तो चीफ मिनिस्टर जरूर बनूंगा। तो ये पहली बार आप जनता के सामने कह रहे हैं कि अगर मेजोरिटी आती है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तो राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। और मुख्यमंत्री बनने की ऐसी कोई मेरी चाहत नहीं है कि मैं जाके उस वर्षा बंगले में जाके बैठ जाऊं। वो जो पावर होती है उसका सही ढंग से अगर इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है मिरेकल्स होते, जो देखे हैं मैंने, जो गुजरात में देखे हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार जो बैठते हैं कुर्सी के ऊपर वो मालिक बन के बैठते हैं, मुझे लगता है ट्रस्टी बन के बैठना चाहिए, और ट्रस्टी बन के नहीं बैठते इसलिए ट्रस्ट नहीं होता हमारा। जनता का ट्रस्ट भी है, तालियों से साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन मुझे एक और ब्रेक के रुकना है और इल्जाम मेरे पास भी बहुत सारे बाकी हैं। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो आप बोलेंगे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने मोदी जी को सपोर्ट किया तो आप बोल रहे क्यों कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैंने बोला उनको मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है, राजनाथ सिंह को नहीं। मेरा नाम इमरान मोदी है जी। क्या है? इमरान मोदी। इमरान मोदी। वेलकम बैक। मुंबई की जनता का एक बार फिर से अभिनंदन है। आपकी अदालत का ये नेक्स्ट एपिसोड, हमारे मेहमान है राज ठाकरे। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप है कि ये सुविधा की राजनीति करते हैं। राज ठाकरे जी, चुनाव का मौका है, आप भी लोकसभा के मैदान में हैं और सब लोग कह रहे हैं कि चूंकि आजकल नरेंद्र मोदी की हवा है, आपने पहचान ली है, तो उनकी पूंछ पकड़ के आप भी अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे किसी की पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 2011 में जब मैं
गुजरात के दौरे पे गया था। वहाँ पे 10-12 दिन का मेरा दौरा था और उस वक्त मैं जब मुंबई आ रहा था तब मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त मुझे जो पत्रकारों ने मुझे सवाल पूछे थे उसका मैंने जवाब दिया था। और उस वक्त मैंने 2011 में, यानी कि पॉलिटिकल सिनारियो पे नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नहीं थे, उनका नाम भी नहीं था, कुछ नहीं था, भाजपा को तो मालूम भी नहीं था। तब वो आडवाणी जी की और सुषमा स्वराज जी की बात चल रही थी। तब मैंने गुजरात में मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसी एक व्यक्ति इस देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। जब किसी ने इस देश में किसी ने कहा नहीं था, तब राज ठाकरे ने कहा था। तब किसी को आपत्ति नहीं आई, तब किसी ने पूछा नहीं भाई तू क्यों नाम ले रहा है। ये तो मैं जानता हूं कि आप राजनीति के ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं कि 1.5 साल पहले आप समझ सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मुश्किल तो शिवसेना की है, गठबंधन उनका है और मोदी के पोस्टर आप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे एक जो कैंडिडेट है उनने वो गलती की थी, जो उनको समझाया और वो उसके बाद वो पोस्टर निकालने को मैंने कहा था। और कहीं भी अगर आपको दिखाई दे, किसी भी मेरे 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें से एक ने ये गलती की थी, लेकिन बाकी मैंने किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पे मोदी जी का फोटो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए फोटो आप हटा देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? आप हर पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ेगी तो मन से उनकी सपोर्ट करेंगे। और इसमें गलती क्या है? राज ठाकरे जी, अलायंस शिवसेना और बीजेपी का है, होगा आप ना? कहां से बीच में आ गए? मुझे कोई बीच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अगर पसंद है, अगर उन्होंने जो भी काम किया है मैं उसका प्रशंसक हूं, अगर वो कल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अगर बनेंगे और मेरे जो उम्मीदवार है वो सांसद बन के अगर जीत के आते हैं, उसके बाद अगर मैं उनको सपोर्ट करूं तो उसमें गलती क्या है? गलती ये है, गलती की जनता को इंप्रेशन ये आ रहा है जैसे आपका अलायंस है नरेंद्र मोदी के साथ में, बीजेपी और मनसा का अलायंस है। नहीं, बात ऐसी है ना कि ये सारी चीजें ये परसेप्शन की बात है। मैंने जो कहा है वो मैंने मन से कहा है और जो मेरी इच्छा है वो मुझे प्रकट करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। और जिसके लिए मैंने मेरे भाषण में भी मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके या उनका चेहरा लेके मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज अगर स्थिति ऐसी है देश की, अगर वो ठीक से अगर ना संभाले, वहाँ पे अगर एक अच्छा नेता वहाँ पे ना बैठे, तो पर जो देश की परिस्थिति है वो बिगड़ सकती है। और ऐसी स्थिति में कल अगर पकड़ लीजिए, अगर मैं ये डिक्लेयर ही नहीं करता तो आप जैसे ही लोग मेरे को बोलते हैं अच्छा तो अंदर से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो आप बोलेंगे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने मोदी जी को सपोर्ट किया तो आप बोल रहे क्यों कर रहे हैं। मेरे बोलने की बारी नहीं आएगी। राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मैंने बोला उनको मेरी रैली में, उन्होंने जो कहा मैं जनता को बता दूं। बिल्कुल। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा सुना है सारी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगी। अरे भाई, काहे बिना मांगे समर्थन देने के लिए आप परेशान हैं? यदि किसी को समर्थन देना है या तो भारतीय जनता पार्टी का एलाई बन जाए, बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, पार्टी में खुद को विलीन कर ले, वही दावा कर सकता है। काहे को अनावश्यक जनता की आंख में धूल झोंकते हो? राजनीति सिर्फ सच बोल के करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है, राजनाथ सिंह को नहीं है। और इसके ऊपर अगर किसी को आपत्ति है तो नरेंद्र मोदी जी बात करें, राजनाथ सिंह ना बात करें। आपकी अदालत ने नरेंद्र मोदी जब आए थे, मैंने उनसे पूछा था यह सवाल। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई जो भी मुझे जहां भी समर्थन देना चाहे मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई। जैसे ही आप नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं ऐसे ही उद्धव ठाकरे भड़कते हैं। अबे उसका मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसका क्या कर सकता हूं? आप उनका गठबंधन तोड़वा देंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखिए, उनकी अगर दो पार्टियों को अगर देखा जाए तो आज कोर्ट में उनके डिवोर्स पेपर है तैयार, लेकिन अभी जैसे आप बोलते हैं तो देखते हैं हम राजीव प्रताप रूडी उन्हें मनाने जा रहे हैं। अभी उनको कौन कौन मनाने जाए तो मैं क्या कैसे रोक सकता हूं?
ये मनाने और रूठने की वजह आप हो गए ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं बताइए। आप डाइवोर्स करा के मानेंगे? नहीं, मुझे किसी के घर में किसी का घर तोड़ना या किसी की घर में जाके कुछ डिवोर्स करवाना वगैरह, इसकी मुझे कोई आदत नहीं, ना ज़रूरत है, ना मुझे ज़रूरत लगेगी। एक और घर है जहां आपकी बहुत बात होती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के साथ आपका पर्दे के पीछे अलायंस है। उसके लिए पर्दा भी तो बड़ा होना चाहिए। देखिए, इनके सांसद दिल्ली में कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किन पवार साहब के दरवाजे के बाहर कौन खड़े रहते हैं, एक बार आप दिल्ली के हैं, आपको भी मालूम होगा कौन कौन वहाँ पे जाता है। मेरे तो सांसद है नहीं, उनके घर के बाहर कौन रहते हैं आपको ही मालूम होगा। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि शरद पवार आजकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। वो जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात हो रही है। वो कहते हैं कि एमएनएस से डरना चाहिए, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं एमएनएस को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ आ रही है, वो सच है। तो अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा होगी पीछे। अब उनको पूछिए, मेरी तो कुछ है नहीं। सब आके अगर मुझे आंख मारते हैं तो मैं क्या करूं। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं राज ठाकरे से, जी हाँ, यहाँ फर्स्ट रो में। जैसा कि 2002 में नरेंद्र मोदी जी पे दंगों का केस है सुप्रीम कोर्ट से, तो आप यहाँ कह रहे हैं उनको सपोर्ट करें, जिसने गुजरात में 11,000 करोड़ का कर्जा कर दिया, वो इस देश में विकास कैसा लाएंगे। पहली बात तो यह है कि जो 2002 में हुआ वो किसी को पसंद है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गुजरात की जो डेवलपमेंट हुई है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई आते हैं जो मेरे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि जो अभी हुआ सो उसको कुछ नहीं कोई कर सकता, लेकिन अभी जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं जो कुछ मुस्लिम हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से इंडस्ट्री को वहाँ पे लाने की कोशिश हो रही है, वो मुंबई के हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज लग रहा है कि जाके गुजरात में बैठ जाऊं। और बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हो चुकी है, जैसे इंदिरा जी की उनकी हत्या के बाद सिखों की हत्या हुई थी, या ऐसे बहुत सारी घटनाएं अपने देश में हुई हैं। अभी मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो इसको सारी चीज़ों को पीछे रखना होगा। लेकिन राज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनके जैसे जो लोग हैं जी, जिनके मन में 12 साल पहले की वो घटना आज भी ताज़ा याद है, बिल्कुल, हाँ, लोग मरे थे, जी, सड़कों पर कत्लेआम हुआ था जी, तो कैसे भूल जाएं? तो फिर आगे कैसे जाए? कुछ तो एक बार तय करना पड़ेगा ना कि या तो वो भूल जाएं या तो आगे चले जाएं। अगर वहीं पे रहना है तो बात कर लो, वहीं पे बात करते हैं। कैसे चलेंगे? यानी अगर जिस तरह से अगर आप जर्मनी देख लेंगे, जर्मनी में जिस तरह से हिटलर ने जो भी कुछ किया था, अगर आज जर्मनी देखेंगे तो उन्होंने वो सब बंद कर दिए दरवाजे। वहां के जो जर्मन लोग जो है उनकी तरफ आम आदमी जब देखता है, उनकी तरफ जो बाकी देशों के जो लोग देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये हिटलर की कंट्री से है। जो हुआ था वो उन्होंने बंद कर दिए दरवाजे, वो सारी चीजें भूल गए, और जर्मनी डेवलप कैसे हो जाए, आगे कैसे बढ़े, इसके लिए वो सोच रहे हैं। क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आगे नहीं होगा? तब तो शायद कोई भूलने की बात सोचे। इसकी गारंटी मैं कैसे दूं? महाराष्ट्र में नहीं होगा ये मैं दे सकता हूं। आप महाराष्ट्र से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कब आ रहे हैं? महाराष्ट्र के बाहर की राजनीति मुझे करनी नहीं है। मैं ये जो सांसद भेजने की कोशिश कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स दिल्ली में समझ में आए, इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
और इसका कारण ही ये है कि हर एक अगर रीजन के लोग अगर अपना अपना घर ठीक कर ले तो मुझे लगता है देश ही बड़ा हो जाएगा। आप अपने उम्मीदवारों को दिल्ली भेजना चाहते हैं महाराष्ट्र की समस्याओं के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करना चाहते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो कैंपेन कौन करेगा? देखिए कर रहे हैं ना सब, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। उनके कैसे है कि उनके पीछे इतने सालों की एक पार्टी है, मोदी जी भी कर रहे हैं, उनके पीछे एक इतनी सालों की पार्टी है, उसके पीछे एक आरएसएस नाम की एक और पार्टी है जो भी थोड़े दिन पहले बनी थी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन? नहीं, वो तो इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम इमरान मोदी है जी। क्या है? इमरान मोदी। इमरान मोदी। जी इमरान साहब, आपको लेके घूमना चाहिए। आप सब जगह जाते हो कैंपेनिंग करने के लिए, तो हमारे मुंबा देवी एरिया में क्यों नहीं आते हो? जैसे हमारा भिंडी बाजार है, डोंगरी है, आप वहाँ पे क्यों नहीं आते हो सर जी? बुलाइए, आऊँगा। अरे सर, आपको ऐसा लगता है कि हम आपका वेलकम नहीं करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, बुलाइए, आऊँगा। हम तो हमेशा बुलाते सर जी। चलिए अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर हो गई, आप बुलाइए और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया वो जरूर आएंगे। जी सर, अभी बुलाएंगे आपको। बिल्कुल आऊँगा। और आपको आना चाहिए। बिल्कुल आऊँगा। थैंक यू। पूछिए। अभी आपने रजत जी से कहा कि शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार की जो डिवोर्स पेपर है वो अदालत में है। सर आप ही बता दीजिए ये डिवोर्स होने कब वाला है? नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा में नहीं हूं मैं, और मुझे कुछ लेना देना है नहीं कि उनका, ऐसे ही मैंने मजाक में बोल दिया था। वो डिवोर्स पेपर बने ये तो आपने ही बताया, तो कब होगा वो भी आप ही बताएंगे? नहीं, जिस तरह से उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से मैंने कहा था, और कुछ नहीं। राज ठाकरे, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इल्जामात बहुत सारे मेरे पास में, आपने इतने सारे कारनामे किए हुए हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर जनता के इल्जामात और सवाल आपका एक और सवाल। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं? बिल्कुल नहीं, पसंद करते हैं हमारा। जरूरत नहीं, आप अपने जो इलाके है वो पहले सुधारो। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं वही विनती करूंगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ पहले 5 साल देख ले। वेलकम बैक। मुंबई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज ठाकरे आपकी अदालत में है। चुनाव के मौके पर आपकी अदालत के इस इलेक्शन स्पेशल में राज ठाकरे पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर इल्जाम है कि ये नफरत की सियासत करते हैं। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक हो तो भी मैं रिस्क ले लेता हूं आपसे पूछने का। और पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सीधा पूरा साबुत वापस चला जाऊंगा दिल्ली? जी बिल्कुल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक आदमी, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं कि आजमगढ़ या प्रतापगढ़ से कहीं एक आदमी आया जिसने एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट उस दिन किया, जिसका नाम है अबू आजमी। वो आदमी महाराष्ट्र में आता है और यहां पे आने के बाद 2 जगहों से चुन के आता है। आप वो 2 जगहें जाके देखिए, मैं आपको लेके जाऊंगा। वहां पे यहां पे रहने वाले जो लोग हैं बरसों से, वो है नहीं।
वो उत्तर प्रदेश से आए हुए जो कुछ लोग हैं जिनको वहां पे बसाया गया है, उनसे वो चुन के आते हैं। तो ये जो राजनीति जो कर रहे हैं काम के नाम से, मैं उसके खिलाफ हूं। जैसे अगर देखा जाए, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, यहां पे भी आए होंगे। मेरे एक दोस्त है मिस्टर सुरेश गुप्ता, जो मेरे मित्र है, ओरिजिन होगा उनका उत्तर प्रदेश का, अच्छी मराठी बोल लेते हैं, मराठी स्कूल में पढ़े हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आई, मुझे भी कभी लगा नहीं कि वो बाहर के हैं। मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। अगर मैं इस तरह की अगर राजनीति मैं करता तो क्या वो मेरे दोस्त रहते? शायद उनको लगता होगा कि दोस्त रहेंगे तो प्रोटेक्शन मिला रहेगा, तो बाकी लोगों को भी मिलता होगा। कहां प्रोटेक्शन मिलता है? देखिए कितनी लंबी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूं। फरवरी से मार्च 2013 के कुछ लिस्ट निकाली मैंने। ठाणे में एक उत्तर भारतीय की जमकर पिटाई की मनसे के लोगों ने। सतारा में सैनिक स्कूल के दाखिले का किस्सा आपको याद होगा, वहां लोगों की पिटाई की। बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। तो लोगों को मारना पीटना ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, आप जो सवाल मुझे कर रहे हो ना, आपने कभी आसाम की जनता को नहीं की। यानी यहां पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं था ज्यादा, लेकिन वहां पे तो आसाम के लोगों ने बिहारियों को जलाया था, उनकी गर्दनें काटी थी, उनको मार डाला था। वो भी गलत है, लेकिन इतना आपने चलाया नहीं, क्योंकि टीआरपी नहीं होगा शायद। ऐसे सवाल में आपको मैं ईमानदारी से बताता हूं, जी बिल्कुल, शायद कोई भी इंप्रेशन हो, हम कभी टीआरपी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सीधा आप पे मत लेना। मैं आप जनरल चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, फिर वो हिंदी चैनल्स हो या इंग्लिश चैनल्स हो। मान लीजिए नहीं दिखाते हैं उसको, यानी मैंने एक बार कुछ तो एक किसी ने उस आंदोलन के वक्त एक कुछ समोसे की गाड़ी थी, जो सब समोसे रोड पे गिरे हुए थे, देखो राज ठाकरे के लोगों ने क्या किया। वो क्लिप इतनी बार दिखाई कि मैंने वो जितने समोसे थे वो मैंने गिन लिए। लेकिन लोगों में डर तो है। ये देखिए पूरी कवर स्टोरी, मराठी भावनाओं को उभारने की एमएनएस के नेता की कुटिल चाल देश के लिए घातक। ये किसने लिखा है? ये इंडिया टुडे मैगजीन है, उसकी पूरी कवर स्टोरी। वो तो लिखेंगे ही ना, बिना समझे अगर आप ये करते रहेंगे। आप यही चीज गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, जब बिहार से जब वहां पे एक ट्रेन जा रही थी। महाराष्ट्र में आज 48 ट्रेनें आती हैं रोज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। जब गोवा में एक ट्रेन शुरू हुई थी, तब गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, पर्रिकर के पहले जो थे, उन्होंने कहा था ये ट्रेन बंद कर दो, हमें भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए। तब किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे पास उनके स्टेटमेंट्स हैं। तो ये महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग यहां आते हैं? बिल्कुल नहीं, पसंद करते हैं महाराष्ट्र। जरूरत नहीं, आप अपने जो इलाके है वो पहले सुधारो। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं वही विनती करूंगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ पहले 5 साल देख ले, बाकी कहीं ना देखे। जिस प्रांत से अभी आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से। इतने प्राइम मिनिस्टर्स जिस स्टेट से आज तक हुए हैं, उस स्टेट से लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर इतने प्रधानमंत्री वहां से जाने के बाद अगर वहां के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए वो अगर बाहर निकल रहे हैं, वो शर्म की बात है। और उनका पूरा बोझ महाराष्ट्र क्यों ले ले? और अगर महाराष्ट्र को अगर ये बोझ उठाना है तो एक्स्ट्रा पैसे दे दे। लेकिन अगर वहां से काम करने के लिए यहां लोग आ जाएं, तो आप उनको क्रिमिनल्स कहेंगे, आप उनको अपराधी कहेंगे? आप पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस रिकॉर्ड्स देख लीजिए, और लास्ट 10 साल में, 15 साल में आप क्राइम रेट महाराष्ट्र का देख लीजिए, और उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग हैं वो भी आपको पता चलेगा। मैं थोड़ी रिसर्च की थी। ये मुझे मालूम होता तो मेरी रिसर्च भी मैं लेके आता।
मुंबई पुलिस की वेबसाइट पर तो नाम नहीं है, लेकिन नागपुर और पुणे की जो पुलिस की साइट्स हैं उस पर जो जानकारी है, और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं सरनेम के मामले में, लेकिन ये नाम है गवली, कांबले, मांजलकर, शिंदे, ये यूपी बिहार के तो नहीं लगते नाम। देखिए, हर एक स्टेट में तो इस तरह के लोग तो होते ही है, हर स्टेट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज किसका ज्यादा है? जैसे आप जब क्रिमिनल्स देखते हैं तो आपको मराठी पहले दिखाई दिए होंगे, मैं जब देखता हूं तो मुझे यूपी बिहार के पहले दिखाई देते हैं। और बात किसी के रहने या ना रहने की नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जो अच्छी तरह रह रहे हैं यहां पे। ऐसे बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रन भी हैं जो बरसों से यहां पे रह रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कहना पड़ा ये सिरफिरा है। नहीं, अभी बिहार की चीफ मिनिस्टर है, अभी मैं क्या बोलूं। बिहार की स्थिति आपको भी मालूम है वहां पे क्या है। ये नीतीश कुमार जब पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने 50,000 क्रिमिनल्स को पहले अंदर डाल दिया। यानी 50,000 तो थे, ये तो था ना। ऐसी स्थिति तो खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से अगर यहां पे क्रिमिनल्स आ रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं तो आप मुझे सरफिरा कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये इन लोगों की आदत है, ये 4-5 लोगों को पीट करके उनका वीडियो बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, टीवी पर दिखाते हैं और लोगों को डराते हैं। बहुत दूर है वो स्टेट, नहीं मालूम उनको देश कहां जा रहा है। आप ही के चैनल वाले लोग होते हैं ना, मैं क्यों वीडियो निकालूं। लेकिन बिहारियों से इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों? बात बिहारियों की नहीं है, आप समझ लीजिए। बात यह है कि मैंने कल ही परसों किसी को कहा था कि देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी अगर आएंगे, हरिवंश राय बच्चन जी अगर आएंगे, राज ठाकरे रेड कारपेट डाल देगा। उनका स्वागत करेंगे और अमिताभ बच्चन का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? उस दिन तो मेरे साथ में थे। लेकिन उसके पहले क्या उसके था? पहले आपने कहा कि इनका उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रेम है, इन्होंने स्कूल वहां बनाया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनाया? आप क्या करते हैं, आधा स्टेटमेंट ले लेते हैं, मेरा पूरा स्टेटमेंट लेते नहीं। जो उस वक्त मैंने कहा था वही चीज मैंने उनके सामने भी कही। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर, इनको किसी स्टेट के एम्बेसडर नहीं बनने चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर। वो इस देश के ब्रांड एम्बेसडर से। और मैंने उस वक्त कहा था कि जब मैं मराठी की बात करता हूं तो आप मुझे बोलते हैं ये प्रांतीय है या ये संकुचित है। मैं बोलता हूं कि हर एक आदमी को अपने स्टेट के प्रति प्यार होता है। अमिताभ बच्चन जी को अगर उनके स्टेट के प्रति प्यार है, उन्होंने इलाहाबाद में इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया था, जो भी कुछ है, एक उन्होंने कन्याशाला निकालने का वहां पे प्रस्ताव रखा था वगैरह वगैरह। तो इतने बड़े कलाकार को अगर अपने स्टेट के प्रति, अपने राज्य के प्रति अगर प्यार हो सकता है, तो राज ठाकरे बहुत छोटा आदमी है, उसको अपने स्टेट के प्रति प्यार नहीं होगा क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। आप लोगों ने क्या किया, पहले का उठा लिया। लेकिन कुछ ना कुछ तो बदला है क्या? क्योंकि उस समय तो अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी। किस? नहीं, वो एपिसोड अलग था। वो जया बच्चन जी का एपिसोड था, वो अमिताभ बच्चन जी का एपिसोड नहीं था। तो आपको भी मालूम होगा। हाँ। तो आप भी बताइए ना। लेकिन अब जब मैंने देखा, अब मैं आपकी पूरी बात बताता हूं जी। आपने अपना भाषण शुरू किया, आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब, भारतीय फिल्म के इतिहास में पिछले 100 वर्ष में इतना बड़ा कलाकार न हुआ है न होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या है? तो आपका नजरिया तो बदला है ना। पहले तो आप, यही तो मैंने बात की थी कि इतना बड़ा कलाकार जो आज तक हुआ नहीं है, और ये मैंने पब्लिकली कहा है। तो ऐसे नहीं है कि मैंने उस वक्त कहा था। 2008 या 2008 के मार्च के शिवाजी पार्क मैदान में जो मेरा भाषण हुआ था, उसका फुटेज भेज देता हूं। उसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है। फिर आपके नजरियों में फर्क आ गया। मेरे नजरिए में मतलब हाँ। आप जब बोलता हूं ना, तब आप सारे चैनल्स के प्रतिनिधि हैं, ऐसे पकड़ लीजिए। मैंने तो उस पर अबू आजमी का बयान देखा, उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करके राज ठाकरे ने गद्दारी की है। किसके ऊपर हम लोग बात करें वो भी तो कुछ है कि नहीं। जिस आदमी ने इतनी
गंदी स्टेटमेंट जो निकाली अभी, जिसकी बहू ने शर्म महसूस किया कि अगर ये मेरे ससुर ने बोला है तो मुझे शर्म आती है, ऐसे आदमी के बारे में हम लोग बात क्या करें? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जिसके घर में जिसका स्थान नहीं है वो बाहर आके क्या बात करेगा? जिसकी नज़र में अपने यहाँ की औरतों के बारे में इस तरह के ख्याल है, उस आदमी के बारे में हम लोग क्या बात करें? बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अबू आजमी ने और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्या बात की? उन्होंने जो महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, शायद वो कुछ को कभी कोई माफ नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल। और उनके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग क्या बात करें? लेकिन ये तो आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, ये मई 8, 2010 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से कहा कि वो उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर उकसाने वाले भाषण देने से बाज आए। क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन सी मेरी फुटेज गई है मुझे नहीं मालूम। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं यहाँ पे मराठी में एक चीज़ बोलता हूँ जहाँ पे बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश चैनल्स पे उसका ट्रांसलेशन गलत तरीके से दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे एक लड़का है, आज भी है, वो एक चैनल में काम करता है। जब मेरा भाषण एक जगह पे हुआ था, उसके बाद मैं ऐसी कुछ चीज़ मैंने कही थी और वहाँ पे चैनल पे वो जो एंकर लड़की थी वो कुछ गलत बता रही थी। वो लड़के ने उसको फ़ोन करके बताया कि आप गलत बता रही है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। तो उस लड़की ने कहा, शट अप, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये ठीक नहीं है। तो अगर मैं जो बोल रहा हूं, अगर गलत तरीके से ट्रांसलेट करके अगर आप दुनिया को दिखा रहे हो और उससे अगर आप समाज में या दो स्टेट्स में या और जगह पे अगर झगड़ा लगा रहे हो, वो भी तो गलत है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले आप समझ लो। आज आपकी अदालत में आपको इसीलिए बुलाया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जनता के समझ में आ जाए, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जिस सफाई से बगैर किसी सवाल को टाले जवाब दिए, मुझे लगता है कि जनता को जरूर समझ आया होगा कि बिहार के मामले पर, उत्तर प्रदेश के मामले पर आपका स्टैंड क्या है। मैं क्यों गुस्सा करूं बिहार के ऊपर और यूपी के ऊपर? कुछ लोग यहाँ पे जो आते हैं, अगर वो वहां से है और यहाँ पे अगर दंगा मस्ती करते हैं, बहुत सारे अच्छे भी लड़के आते हैं, अच्छे परिवार के भी लोग आते हैं। उनको पूछिए कभी राज ठाकरे ने या राज ठाकरे के लोगों ने उनको कभी परेशान किया है? लेकिन जिस तरह से जो लोग रास्ते पे आके, अभी पकड़ लीजिए उस दिन जो मोर्चा निकला था आजाद मैदान पे, बराबर, वहां पे कुछ मुसलमानों ने मोर्चा निकाला था। उसके बाद फिर वो पुलिस को मारा, फिर वो जो लड़कियां थी, पुलिस कांस्टेबल्स थी, उनको अंदर खींच के जो भी कुछ किया उन्होंने, आपको मालूम होगा। जब सर्वे किया पता चला कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले मुस्लिम नहीं थे, वो उसमें से बहुत सारे बांग्लादेश के थे। और ये जब आते हैं तो थ्रू बिहार, थ्रू उत्तर प्रदेश, वहां से आते हैं, क्योंकि रास्ता ही वही है। अभी बांग्लादेश से आना है तो आप केरला से स्टार्ट नहीं कर सकते ना। तो यहां का जो आप देखिए ना, यहां पे जो कभी कभार जो हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, आप देखिए जहां पे महाराष्ट्र का मुस्लिम रहता है, महाराष्ट्र का मुसलमान जहां पे रहता है, आपको वहां पे राइट्स दिखाई नहीं देंगे। ये जो आजाद मैदान की जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे मीडिया कर्मियों की भी पिटाई की गई थी। बिल्कुल। ओबी वैंस को जला दिया गया था। तो आप पुलिस को पूछिए वो थे कौन? महाराष्ट्र में रहने वाला जो आदमी रहता है, उसका घर यहां रहता है, उसका परिवार यहां रहता है, उसका काम यहां पे रहता है, उसको कोई जरूरत नहीं है ऐसी हरकत करने की, वो कभी करेगा भी नहीं। जो बाहर से आते हैं वही ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसका इलाज यह है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसी डेवलपमेंट की जाए कि लोग वहां से यहां आने के लिए, तरीका तो वही होगा ना, और क्या होगा। तो जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योगपति, उनको कहिए वहां कुछ उद्योग लगा दें जाके। टाटा भी तो गए थे वहां पे, जमशेदपुर में, कब पहुंचे वहां पे। लेकिन वहां की स्थिति ऐसी है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे जाने के लिए डरता है, क्योंकि इंडस्ट्री निकालने के पहले ही उनको प्रॉफिट चाहिए। बाकी लोगों को कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट देगा? तो मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी वहां पे ध्यान दें, वो 3-4 स्टेट के ऊपर, और उनको अच्छा बनाए, ताकि बाकी जो स्टेट्स हैं उनका बोझ कम हो जाए और झगड़े भी कम हो जाए।
एक और ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर इल्जाम और सवालात का एक और। उद्धव से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, थोड़ी वो आगे बढ़े, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं क्या न्यूज़पेपर पे ताली मारूं? क्या करें? फोन उठाए बात कर ले, अगर होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। कभी कभी दर्द देने वालों को भी इलाज करना चाहिए। नहीं कुछ मेरी थोड़ी झंडू की फैक्ट्री है। वेलकम बैक। आपकी अदालत के इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। हम मुंबई शहर में हैं और हमारे साथ मुंबई के चहेते राज ठाकरे हैं। आपकी अदालत में राज ठाकरे पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप है कि ये परिवार के प्यार को भुला बैठे हैं। राज, एक मैं आप पर इल्जाम लगाऊं, सफाई मांगूं, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज के 19 साल पहले इसी शहर में, मुंबई में, हमने आपकी अदालत किया था जिसमें बाला साहब ठाकरे थे। और जिस दिन वो शो टेलीकास्ट हुआ था, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था, लोग नहीं थे, इतना उनको देखा था। मैं पाकिस्तान गया तो वहां भी लोगों ने बताया कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का शो देखा था और जिस बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए थे, उसी बेबाकी से आज आप जवाब दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि आप में वही अंदाज है जो बाला साहब में था। आप भी उसी तरह कार्टूनिस्ट हैं, आप भी उसी तरह जवाब देते हैं, आपके भाषण में उसी तरह का जोश होता है। आप उस परिवार का एक अंतरंग हिस्सा रहे, फिर आज तक लोग नहीं समझ पाए कि क्यों छोड़ दिया आपने। क्यों मुझे फ्लैशबैक में घिसट रहे हो? जब मैं फ्लैशबैक में चला गया तो आप भी थोड़ा चले जाइए। अगर सच पूछे तो मेरी आज बीवी यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसको मालूम है। सच पूछे तो मैं ये राजनीति से मैं दूर जाने वाला था, मुझे ये चाहिए नहीं था। लेकिन जिस तरह से लोग आते गए, जो उनकी जो उम्मीदें थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं एक महाराष्ट्र की टूर ले लूं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, पूछताछ करूं, बात करूं। और जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिलने लगा, उसके बाद मैंने सोचा कि पार्टी शुरू करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी शुरू करनी, जब बाला साहब जब थे, जब शिवसेना के चीफ थे, वो उनके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना, ये कोई मजाक की बात नहीं थी। तो ये कोई बहुत मुझे मज़ा आया पार्टी निकालने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया एक परिवार को छोड़ने के लिए। हमारा अगर परिवार देखें तो आपको पता चले कि बाला साहब और मेरे पिताजी सगे भाई, और मीनाताई जिनको हम लोग माँ बोलते हैं, माँ और मेरी माँ, ये दोनों सगी बहनें। यानी मेरे लिए वो चाची भी थी और मेरे लिए मौसी भी थी। ये रिसर्च करते हुए पढ़ा मैंने, और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां मुझे पढ़ने को मिली, लोगों ने बताई आपके बारे में। जब पूछ रहा था मैं इतना सा था जब सब छोटा था। अभी एक चीज़ वो बताते हैं कि जब बाला साहब जेल में थे तब मुझे वो वहाँ पे लेके गए थे, येरोड़ा जेल में वगैरह वगैरह, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं छोटा था तब से बाला साहब मुझे हर जगह पे, हर रैली में, हर जगह पे लेके जाते थे। अभी उस छोटे उम्र में जो भी मेरे ऊपर जो संस्कार होते गए, सो मुझे लगता है कि आज आपको चोट लगी तो उन्होंने सहलाया, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। ये रिश्ता तोड़ना कोई नहीं, मैंने तो रिश्ता नहीं तोड़ा। अगर आपको याद होगा तो मैं जब मैंने पॉलिटिकल पार्टी शुरू की, वो शुरू करने के बाद भी हमारी फोन पे बात होती ही रहती थी। दो तीन बार मैं। लेकिन आपने उनको दुख तो दिया ना, तो मुझे क्या सुख मिला? दोनों जगह पे दुख ही था, क्या करूं मैं? तो क्यों किया ऐसा काम जहां दोनों तरफ दुख हो? अभी क्या हालत वैसी थी तो क्या करूं मैं? अगर ऐसी स्थिति आ जाए
मैं चाहता हूं किसी के भी दुश्मन के नसीब में ना हो कि ऐसी स्थिति आ जाए। मैंने तो 2011 तक की बातें सुनी, जब बीमार थे बाला साहब, आप उन्हें मिलने जाते थे, वो आपको देखते रहते थे और वो जरूर चाहते थे कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। तो उनकी भावनाओं का कुछ तो आप सम्मान करते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान तो मैं हर वक्त करते आया हूं, करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो परिस्थिति जो है वो वैसे नहीं है। अभी आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो शिवसेना के कार्यकर्ता होंगे, वो चाहेंगे कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं? नहीं, देखिए ये कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहते लगता है? मैं भी चाहता हूं, लेकिन बात आप समझ नहीं रहे हैं। आप बात समझ नहीं रहे हैं कि एक पारिवारिक संबंध एक बात होती है और एक राजनीति एक अलग बात होती है। राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आपको पता चले तो जो उस दिन मैंने मेरे भाषण में आपको कहा, जो भी कुछ कहा था कि जब यहाँ पे जब हॉस्पिटल में उद्धव को जब रखा था, मुझे कोई बात दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं वहां पे रहना चाहिए मुझे। मेरे मन में भी नहीं आया कि इसमें पॉलिटिकली इसकी रिएक्शन क्या होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, वहां पे खड़ा हुआ। लेकिन आज आपके भाषण जब सुनता हूं, ये गुड़ी पड़वा का दिन था, महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। आपके शब्द देखिए, आपने कहा शिवसेना को औकात दिखाता हूं, इन्हीं नालायकों की वजह से मुझे बाला साहब को छोड़कर जाना पड़ा। जी, इतनी कड़वी? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं, आप पहले देखते नहीं। क्या होता है, आप पहले एक तो पहले का आधा ले लेते हैं या तो बाद में का आधा ले लेते हैं, आप पूरा देखते ही नहीं। जब सामना न्यूज़पेपर में मेरी औकात निकाली, तब मैंने कहा मैं मेरी औकात दिखा दूंगा। उनके एडिट पेज पे जो लिखा था गडकरी और मेरे बारे में, उसमें जो लिखा था उसका वो जवाब था। अचानक से मुझे याद नहीं आया चलो मैं आज औकात दिखाता हूं, ऐसे नहीं था। वो खंजर घोंप दिया, वो उसने कहा और फिर आपने जवाब दिया। बिल्कुल, आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ही। बच्चे जैसे लड़ते हैं ऐसे लड़ाई हो रही है? मुझे नहीं लगता। अगर सच चीज अगर सामने आ जाए तो उसे अगर आप बोले कि बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि तो आपने कल पूछा, मोदी जी को पूछा, आपको किसी ने कुत्ता बोला, पूछा ना? पूछा। तो क्या है वो? तो पूछा ही क्यों? कौन आदमी कहीं भी कोई बोलता है कुत्ता है नरेंद्र मोदी, और आप नरेंद्र मोदी जी को पूछते हैं कि आपको कोई कुत्ता बोलता है, आपका क्या जवाब है? पूछा ही क्यों? मुझे लग रहा है उन्हें बुरा नहीं लगा, आपको ज्यादा बुरा लगा। नहीं, आप सवाल इस तरह से बोल रहे हैं। सवाल इस तरह से होते हैं कि आपको जितना इंटरेस्ट होता है, जो अगर मैं किसी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करूं तो वो छपके नहीं आती, अगर मैं किसी को गाली दूं तो हेडलाइन बन जाती है। देखिए, जनता ये जरूर जानना चाहती है कि राज ठाकरे इतने गुस्से वाले क्यों हैं, हर बात पे मैं चाहता हूं कि गुस्सा मत दिलाओ मुझे। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं वैसे गुस्से वाला हूं नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। एक उद्धव से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, थोड़ी वो आगे बढ़े, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। अरे ये कोई ट्रेन है क्या? ये कौन सा तरीका है? आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करनी है तो बात करनी है। जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने मुझे कहा कि मुझे मिलना है, या गोपीनाथ मुंडे ने मुझे कहा कि मिलना है, बराबर है। न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं क्या न्यूज़पेपर पे ताली मारूं? क्या करें? फोन उठाए बात कर ले, अगर होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन राजनीति के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जब अलग अलग लड़ते हैं तो इसका नुकसान तो होगा इलेक्शन में। क्यों होता है? जब उनके लोग चुन के आते हैं तब नुकसान नहीं होता, जब हारते हैं तब नुकसान होता है। ये कौन सा तरीका है देखने का? जब उनके एमपी चुन के आते हैं तो वहां पे नुकसान नहीं होता, जैसे कि मेरी पार्टी नहीं वहां पे।
और जहां पे वो हारते हैं तो बोलते कि इनकी तरह वजह से हुआ ना पिछले लोकसभा चुनाव में मुंबई में, इसीलिए सारी सीटें हारे क्योंकि वहां। अरे तो वो इलेक्शन ना लड़े फिर। मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा और अगर देखा जाए तो उसमें मुझे मिलने वाले जो वोट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि हर साल 18 साल की उम्र कंप्लीट करने वाले जो युवक हैं, बहुत सारे ऐसे जो महाराष्ट्र में हैं, वो अगर मुझे नए वोटर्स हैं, मुझे वोट करने वाले बहुत सारे नए वोटर्स हैं। अगर ऐसे होता तो एक जैसे कि लास्ट टाइम एक जगह पे शिवसेना का उम्मीदवार चुन के आया था, वहां पे मेरा भी था, वहां पे मुझे कुछ 1,10,000 कुछ ऐसे वोट थे, वहां पे शिवसेना का भी चुन के आया था, तो उसका क्या करें। बीच में कांग्रेस वालों ने या न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था कि राज ठाकरे अभी कांग्रेस एनसीपी की वोट तोड़ रहा है। वहां पे बुरा नहीं लगता, यहां पे बुरा लगता है, क्योंकि यहां दर्द ज्यादा होता है ना। तो वो दर्द का वो इलाज करे, मैं क्यों करूं। कभी कभी दर्द देने वाले को भी इलाज करना चाहिए। नहीं कुछ मेरी थोड़ी झंडू की फैक्ट्री है। लेकिन आपकी बात से एक बात मुझे जरूर समझ आई है कि किसी को कोशिश करने की जरूरत नहीं है, फोन उठाओ और बात कर लो जिसको बात करनी है। जब बाला साहब जब थे तब हम लोग बात कर रहे थे ना। हाँ, मैंने पढ़ा कि आप हॉस्पिटल गए थे उनको लेने। नहीं, जब मैं मातोश्री पे जाता था, जब बाला साहब जब बीमार थे, तो मैं और उद्धव बात करते थे ना। उसके बाद नहीं, उसके बाद न्यूज़पेपर में बात करने की क्या जरूरत थी कि मैंने ताली के लिए हाथ आगे रखा है। अरे फोन उठाओ, बात कर लो। वो एक दिखावा था कि मैं साथ में आने के लिए तैयार हूं या जो भी कुछ है, वो एक बस दिखावा था, आगे कुछ नहीं था। आप नितिन गडकरी जी को पूछ लीजिए, या तो आफ्टर इलेक्शन या तो गोपीनाथ मुंडे जी को पूछ लीजिए, वो तो दोनों मुसीबत में फंसे हैं आपसे बात करके। अभी मैं क्या करूं। मैं क्या कर सकता हूं। राज ठाकरे साहब से सवाल करना चाहता हूं कि राज ठाकरे साहब, आपका बचपना आपके चाचा ने पाला पोसा बड़ा किया, आपको एजुकेशन दिया और इस हैसियत तक लाकर आपको रखा। ये एक चाचा का धर्म निभाया। क्या आप अपने भतीजे को यही मार्ग पे लाकर एक चाचा का एहसान वापस नहीं लौटा सकते? अगर एहसान मुझे चुकाना है तो मैं बाला साहब का बिल्कुल चुकाऊंगा। बात ऐसी है कि मेरी परवरिश में बाला साहब भी थे, मेरे पिताजी भी थे, मेरी मां भी थी और सारे लोग थे परिवार के। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होता ना। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के, मैं कोई नेता बना के किसी को दिखाना है। मुझे किसी को नहीं दिखाना था मुझे। लेकिन होता ऐसे है जो आप समझ नहीं सकते। अगर मैं कुछ बोलूं तो आप बोलेंगे कि आप अंदर की बातें क्यों निकाल रहे हो। जो चीजें आपको नहीं मालूम है मैं आपको नहीं समझा सकता। और मुझे लगता है कि मुझे जो भी कुछ करना था, जो भी मैं कुछ कर रहा हूं, जो मैं महाराष्ट्र में जो करना चाहता हूं, तो जो भी कुछ मेरे से अच्छा होगा मैं उन्हीं को समर्पित कर दूंगा। लोगों की चिंता ज्यादा इस बात पर है कि आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कड़वी बातें बोल, आप कह रहे हैं कि पुरानी बातें कहां से लाए। आपने तो ये बटाटा वड़ा चिकन सूप की बात की थी। जी, बात ऐसी है कि जब मैं एक चीज बताने जाता हूं तो सिर्फ यही चीज नहीं होती। बात यह है कि मैं वो चीज बहुत डिटेल में समझाता हूं। और किसी का खाना निकालना, ऐसी बात नहीं कि बाला साहब को खाना नहीं मिल रहा था। बात ऐसी है कि कल अगर आप मेरे घर पे खाना खाने आए और टेलीविजन चैनल पे मेरे खिलाफ दिखाए और तब मैं आपको बोलूं साला रात को खाना खाया मेरे घर पे और दूसरी दिन मेरे खिलाफ आप बात करते हैं, उसको बोलते हैं खाना निकालना। जब मैं कुछ बात करूं आप बोलते हैं कि राज ठाकरे ने बाला साहब की पीठ में खंजीर खोपा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर जो चीज मैं उनके सामने लेके गया,
अगर जिसके पीठ में मैंने खंजीर खोपा उसको नहीं लगा कि मैंने पीठ में खंजीर खोपा है, दूसरे को क्यों लग रहा है? तो बात खाने की नहीं है, बात खाना निकालने की नहीं है, बात यह है कि जिसको वो जो लगा नहीं तो दूसरा क्यों बात कर रहा है? इतनी तो बात थी। अब समझ में आई आपकी बात मुझे। मेरे को सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना है आज के स्पीच के बाद कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, एज इन इतना ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड बचपन से ही है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आया है? शायद मैं ऐसी रियली लाइकिंग इट एक्चुअली, ये युद्ध के लिए इज नेसेसिटी, यू नो। शायद मैं शुरू से ही ऐसे ही हूँ, ऐसे लगता है। ग्रेट। क्योंकि आप ऐसी चीजें, एटीट्यूड आप ला नहीं सकते जो ओरिजिनली होनी चाहिए। राइट। और मुझे नहीं मालूम मैं इतना ठीक था ना। बहुत अच्छे थे राज, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप ऐसे हैं, ऐसे ही बने रहें, इसी तरह से बेबाकी से हर सवाल का बिना डर के जवाब देते रहें। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज का फैसला आज के मुकदमे पर। हमने राज ठाकरे से हर तरह के सवाल पूछे, उनके बयानों के बारे में। हमने राज ठाकरे से पूछा उनके निशाने पर कौन है उनके बारे में, परिवार के बारे में, और राजनीति के एक एक सवाल पर राज ठाकरे ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी सफाई से जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज दिव्य मराठी के संपादक अभिलाष खांडेकर के फैसले का। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे पर लगे विभिन्न आरोपों पर उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिए हैं वे कुछ कन्विंसिंग है और कुछ कन्विंसिंग नहीं है। राज मुख्यमंत्री तो बनने की इच्छा रखते हैं, परंतु किसानों को यह कहकर भड़काने से बाज नहीं आते कि मरना है तो किसी को मार के ही मरो, या फिर उप मुख्यमंत्री के हाथ पैर तोड़ने की भाषा भी करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गैर कानूनी है और असंवैधानिक भाषा और व्यवहार भी है। वे नफरत की राजनीति तो करते हैं, किंतु महाराष्ट्र को वे बेहद प्यार करते हैं। मराठी मानुस के लिए वो लड़ते मरते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के विकास की भी बातें वो करते हैं, जिससे उनमें यह पता चलता है कि उनमें राष्ट्र प्रेम है। लेकिन शिवसेना मनसे की यदि बात करें तो जैसा कि जनता चाहती है, वो यदि एकत्र हों तो महाराष्ट्र का ज़्यादा भला होगा। महाराष्ट्र को जात पात की राजनीति से निकालने की भाषा यदि राज करें तो ज़्यादा पॉपुलर होंगे। राज को बहुत ही सीरियस लीडर की तरह देखा जाता है। आज के फैसले में मैं यह कहना चाहूँगा कि वे कभी कभी हंसने का भी प्रयास करें। आप कुछ कहना चाहते हैं फैसले के बारे में? नहीं। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया राज ठाकरे पर, और राज ठाकरे सिर्फ मुंबई के नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के नेता हैं। पूरे देश में इनको लेकर के उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में। आपने जज का फैसला सुना आपकी अदालत में, लेकिन असली फैसला आपको यानी देश की जनता को करना है। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ताकत आपके हाथ में है और आपका फैसला, जनता जनार्दन का फैसला सबसे ऊपर होगा। हमारे लिए वक्त है मुंबई की जनता से विदा लेने का। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नई आपकी अदालत में। तब तक के लिए नमस्कार।